नमस्कार, दोपहर वार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। आज बसपा सुप्रीमो मायावती का 63वां जन्मदिन है और अब से कुछ ही देर पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके आवास पर गए और उनको अंग वस्त्र भेंट किया, उनको शाल उड़ाया और उनको सम्मानित किया। और उसके साथ साथ तमाम लोग थे, सतीश चंद्र मिश्रा जी भी थे और तमाम लोग थे। उसके बाद मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत सारी बातें की। उनका लब्बो-लुआब ये था कि सपा बसपा के सारे कार्यकर्ता अपने गिले शिकवे भुला दें और इस इलेक्शन में एक साथ जुट के बीजेपी को हराएं और यही उनके लिए सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट होगा, ये उन्होंने ऐसा कहा है। दूसरी चीज है कि बीजेपी ने जो वादा खिलाफी की है उसको ये मुद्दा बनाएंगी और ये गठबंधन उसको मुद्दा बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आज ही योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने इस गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला है। उनका यह कहना है कि यह पूरी तरह से बेमेल गठबंधन है। एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने यहां तक कहा कि जब तक अखिलेश यादव घुटने टेकेंगे तभी तक ये गठबंधन चलेगा। और आगे बढ़कर यह कहना था उनका कि गठबंधन से उनके अभियान पर फर्क नहीं पड़ता है और यह गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच से किया गया है। तो गठबंधन पे करारा प्रहार किया है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, खास मेहमान हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। आर्य उस्मानी साहब, सपा नेता, पूर्व मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। फरत रईस खान साहब जो कि प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दोपहर वार और देखते हैं कि गठबंधन पर करारा प्रहार आखिर क्यों हो रहा है। इसलिए ये गठबंधन समाजवादी और बसपा का है। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार है और केंद्र में जब आपकी सरकार है तो डेफिनेटली आप विकास की बातें लेकर जाएंगे, तो किसी भी कोई गठबंधन का कोई मतलब नहीं होता है अगर जनता उसको समझती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोपहर वार। बीजेपी में अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी जब तक घुटना टेक की अपनी नीति पर चलेगी कुछ दूरी तक ये चल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। आर्य उस्मानी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं इसकी और रिएक्शन मांगते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में इस गठबंधन पे करारा प्रहार किया है। इससे पहले जिस दिन गठबंधन हो रहा था उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस गठबंधन को बिना बात का बताया था और उस पर हमला किया था। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए रमन पांडे जी, आज जो उत्तर देश के सबसे बड़े प्रदेश में जो एसपी बीएसपी ने गठबंधन किया है, हमारे नेता लोकप्रिय माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बहन जी से गठबंधन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी समेत जितने भी हमारे विरोधी दल हैं उनकी नींद उड़ी हुई है और वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इनके उल्टे सीधे बयान देने से हमारे गठबंधन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इन्होंने जो जनता से वादे किए थे, जो इनकी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, इन्होंने कहा था कि हम सब के खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तो इन्होंने देने के नाम पे किसी को कुछ किया नहीं। विकास के नाम पे जीरो है, सड़कें सब गड्ढे में परिवर्तित हो गई हैं। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। विधायकों, सांसदों समेत जनता को दबंगों, गुंडों के, माफियाओं के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा धमकी दी जा रही है। विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। तो इन सब से बचने के लिए ये लोग इस तरीके के बयान देते हैं और इनको अभी 2019 में इनको पता लगेगा, जब इनका पूरे जिस प्रकार से इनकी तेलंगाना में जमानतें जब्त हुई हैं सभी सीटों पर, वैसे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी समेत विपक्ष। चलिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, मंजू दीक्षित जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि दूसरे मेहमानों का रुख करें, आपको वो बयान सुनवाते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान और उसके फौरन बाद मायावती जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट कहा है इस चीज को लेके। दोनों चीजें सुनवाते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि यह गठबंधन केवल सत्ता प्राप्त एन प्रकरण करने की और प्रदेश की जनता के हकों पर डकैती डालने का एक कुत्सित प्रयास है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत दिनों तक चल नहीं सकती हैं। हर व्यक्ति जानता है समाजवादी पार्टी जब तक घुटना टेक की अपनी नीति पर चलेगी
तब तक कुछ देर कुछ दूरी तक ही चल पाएगा, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, कोई भी सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार के अपवित्र गठबंधन को स्वीकार नहीं कर सकता। 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। दोनों बयान आपने सुने और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2019 में इलेक्शंस को लेके बीजेपी अपने विकास के मॉड्यूल को लेके आगे जा रही है। उसके अलावा तमाम तरह के ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया है, जैसे जो सवर्ण आरक्षण 10% देने का इन्होंने जो सिस्टम जो लेकर आए हैं उसको भी लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए। हरीश जी, एक सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपकी यहाँ सरकार है और आपको पूरा यकीन है कि आप अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो फिर इस गठबंधन से किसी को भी, मैं मुख्यमंत्री जी की बात नहीं कर रहा, लेकिन तमाम तरह के नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की तरफ से गठबंधन की बात से रिएक्शंस आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटजी एक बिल्कुल अलग है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, फिर क्यों बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि गठबंधन से मुश्किलें हो रही हैं? गठबंधन से बीजेपी को कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बात तो राजनीति की है जी, और राजनीति के जोड़ गठजोड़ की है। तो जब राजनीतिक फलक पर कोई घटनाक्रम होंगे तो उसकी प्रतिक्रियाएं लोग देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही जी, वही बात तो सपा के विधायक ने कही फिरोजाबाद के, और सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सब ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से काशीराम जी ने और मायावती जी ने गेस्ट हाउस में कुर्सियां तक नहीं दी थी बैठने के लिए मुलायम सिंह जी को, जो उस समय मुख्यमंत्री थे इनके गठबंधन के, तो वो उस अपमान को जो मुलायम सिंह जी का बसपा के नेताओं ने किया था वो उसको कैसे हजम कर जाएंगे, उन्होंने देखा है। और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसको बसपा के कार्यकर्ताओं ने देखा है, तो वो भी दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं ने वो अपमान झेला है। और गांव-गांव जो दलितों के जमीन पे कब्जे होते रहे, उनकी झोपड़ियां फूकी जाती रही सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ी जाती रही, मायावती की भी मूर्ति तोड़ते हुए वो एक वीडियो मैंने ट्विटर पे मैंने देखा था कि किसी ने डाल रखा है। तो ये जो सब वो कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने खड़े रहे, वो कुर्सी के लिए ये दोनों लोग भले एक हो गए हों, लेकिन आखिर जमीनी नेता और कार्यकर्ता जो एक दूसरे के साथ कटायुद्ध करते रहे हैं, वो कैसे आखिर इन चीजों को भूल जाएंगे, इस अपमान को और इस तरह की बातों को। चलिए, उनकी अपनी तो समस्या है, इस चीज का है। चलिए फरहत रईस खान साहब, गठबंधन है, उन्होंने किसी के साथ गठबंधन किया, इससे फरहत रईस खान साहब आपका रुख करेंगे। फरहत रईस खान साहब, एक तो योगी जी ने जो हमला किया है कि ये गठबंधन बेमेल है, सत्ता के लिए किया गया है, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप इस गठबंधन में अभी तक शामिल नहीं हैं, आपके नेता बार बार बयान देते रहे कि गठबंधन में, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। तो पहली बात तो ये है कि उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मायावती जी ने एक बात कही कि ये गठबंधन अस्थायी है, 2022 तक चलेगा। अखिलेश यादव जी ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा से प्रधानमंत्री दिए हैं और अगला प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश देगा, यानी इशारा साफ था उनका। आपका रिएक्शन? देखिए, क्या है, ये गठबंधन नहीं, निश्चित तौर पर समर्पण ही है। और अखिलेश जी ने जिस तरीके से समर्पण कर दिया गया है बहुजन समाज पार्टी के सामने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है
देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस दौर में यादवों पे और मुसलमानों पे जो मुकदमे कायम हुए हैं, जो बेचारे जेल में हैं, कईयों को सज़ा हो चुकी है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे? अगर मान लीजिए शुरुआत करनी थी तो नेताजी का जो मुकदमा है वापस ले लेना चाहिए था, बहन जी को आज ही कह देना चाहिए भैया आज मैं इसको वापस लेने जा रही हूँ। अच्छा, एक ट्वीट देखिए, इस बीच में एक ट्वीट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी बात की चर्चा कर रहे थे। बीएसपी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने ट्वीट किया है और मायावती जी को भावी पीएम बनाया। आज उनका 63वां जन्मदिन है और ट्विटर पे पोस्टर जारी करके भावी पीएम बताया है उनको। और आज भी मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश ने हमेशा से देश को प्रधानमंत्री दिया है। जी, अब अपनी बात कंटिन्यू रखिए फरद जी। ये पोस्टर देखिए। हाँ, अब भदौरिया जी मतलब आपके कहने के हिसाब से समर्पण हो गया है, समर्पण कर पूरी दिया तरीके गया से समर्पण कर दिया है। और एक बात और है, आदम खान जी का पुराना एक वीडियो है पुराना जी, उसमें चलिए आपको रोकेंगे। वीरेंद्र सिंह हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज आपको याद होगा जिस दिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मायावती जी ने जब ये बात कही कि ये 2022 तक गठबंधन रहेगा और अस्थायी है, उसके फौरन बाद एक कदम आगे बढ़कर अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश ने देश को हमेशा से प्रधानमंत्री दिए हैं और इस बार भी देगा। और आज उसका एक तरह से ट्रेलर दिख गया बीएसपी नेता के ट्विटर अकाउंट पर। देखिए, सुधींद्र भदौरिया एक ऐसे नेता हैं जो बीएसपी के इकलौते प्रवक्ता हैं और उन्होंने अगर ट्वीट किया है अपने नेता के सम्मान में किया है रमन जी। और हर आदमी कार्यकर्ता और नेता ये चाहता है कि जो उसका आदर्श है राजनीति में, जो उसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री बने, वो बड़े पदों पर रहे। तो भदौरिया का जो ट्वीट है उसको इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। हालांकि सपा और बसपा के गठबंधन ने ये साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में वो अधिकतम लोकसभा की सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में मायावती के पास अपर हैंड तो होगा ही केंद्र में जब सरकार बनेगी। तो हो सकता है कि जब हरदन हल्ली देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इंद्र कुमार गुजराल बन सकते हैं, तो मायावती भी बन सकती हैं। चंद्रशेखर भी बन गए थे 40 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री। तो भदौरिया का ट्वीट कोई आश्चर्यजनक नहीं है। राजनीति में कुछ भी संभव है और अपने नेता के सम्मान में इस तरह का अगर ट्वीट किया सुधींद्र भदौरिया ने तो उनका स्वागत होना चाहिए। नहीं वीरेंद्र जी, लेकिन उस दिन जब अखिलेश यादव ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा से देश को प्रधानमंत्री दिया है और इस बार भी देगा, तो इसका आशय क्या निकाला जाए? देखिए, मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं बनारस से। तो यूपी ने तो सर्वाधिक प्रधानमंत्री किए, इसमें अखिलेश यादव ने कोई गलत बात नहीं कही है। और अगर इस बार भी देगा तो उसका भी फिर स्वागत है। यूपी को तरक्की मिले, यूपी से प्रधानमंत्री हो, यूपी में विकास हो, हर नेता ये चाहेगा। लेकिन राजनीतिक आदमी जब बोलता है तो निश्चित उसके मायने होते हैं। अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन जब चुनाव के बाद परिणाम आएगा और अगर केंद्र में नौबत आती है कि गठबंधन के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाए तो अखिलेश यादव निश्चित मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बहन जी जो है वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगी और 2022 में वो यूपी के लिए तैयारी करेंगे। अच्छा तो वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र जी एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। कल जयंत चौधरी के साथ मीटिंग है अखिलेश यादव की और ये सोर्सेज के हवाले से खबर है कि सपा अपने कोटे की 1-2 सीटें और दे सकती है, इसलिए कि 38-38 उन दोनों की सीटें थी, 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई, बाकी बची 2 सीटों पर उस दिन समझौता हुआ था कि अन्य दलों को दी जाएंगी। हालांकि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलडी का नाम भी नहीं लिया गया था, लेकिन यह कहा जा रहा है कि आरएलडी को मनाने के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कोटे से 2 सीटें दे सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि मायावती का पलड़ा भारी रहेगा लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर गठबंधन के फेवर में आते हैं तब। तो क्या आपको लगता है कि इसी के मद्देनजर, इसलिए कि अखिलेश यादव पे या समाजवादी पार्टी पे इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी, पीएसपीएल की तरफ से भी, कि एक तरह से सरेंडर कर दिया उन्होंने? देखिए, सरेंडर की बात विपक्ष कर रहे हैं, ये उसका अधिकार है रमन जी। लेकिन जब 38-38 सीटों का बराबरी का बंटवारा हुआ है तो सरेंडर कहाँ हुआ है? आम आदमी ये देख रहा है 2 सीटें छोड़ी गई हैं, 2 कांग्रेस के लिए हैं। अब अगर अखिलेश यादव ने तो कहा ना कि और बड़ा दिल दिखाएंगे, अब उसको सरेंडर कहा जा रहा है राजनीति में। अखिलेश यादव अगर 1-2 सीट और दे देते हैं लोकदल को तो ये उनका अधिकार है। वो उनको वो उन्होंने कैराना में तो अपना प्रत्याशी दिया था, सिंबल रालोद का था। तो ये तो राजनीति में चीजें होती रहती हैं, इसको सरेंडर के तौर पर या राजनीतिक चतुराई के तौर पर अलग अलग आकलन किया जाए। लेकिन
रमन जी, इतना साफ है कि मायावती इस सब पूरे गठबंधन में और लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें बहुत बड़ी नेता के तौर पर उभरेंगी, भारी उनका अपर हैंड होगा और केंद्र में जो सरकार बनेगी वो मायावती की इच्छा के विरुद्ध नहीं बन पाएगी, ये श्योर है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी टॉपिक पे गेस्ट से रिएक्शन लेते हैं। मंजू दीक्षित, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, पहले तो इस पे रिएक्शन दीजिए आप। देश का भावी प्रधानमंत्री इनको बनाया जा रहा है। पीएसपीएल का कहना है कि सपा ने घुटने टेक दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं कि जब तक अखिलेश यादव घुटने टेकते रहेंगे तब तक ये गठबंधन टिकेगा। कांग्रेस गठबंधन से बाहर है। तो बीजेपी को रोकने के लिए जो एक महागठबंधन की एक शक्ल जो दिखनी थी, वो शक्ल नहीं दिखी, सिर्फ एसपी, बीएसपी और आरएलडी की दिखी विदाउट कांग्रेस। तो ऐसे में आपकी भूमिका क्या होगी? रमन जी, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार के माध्यम से समस्त जनता को आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ। दूसरा, ये विषय सपा और बसपा से संबंधित है कि उन्होंने आपस में किसको क्या सीटें दी हैं, क्या उनका गठबंधन है। और मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। आपको क्यों नहीं बुलाया गठबंधन में? हम पूरी सीटों पर स्वयं लड़ रहे हैं और हमने पहले भी ये बात कही थी कि कांग्रेस का नहीं, आपकी लोकसभा में रमन जी, एक मिनट, 2014 की लोकसभा में आपकी कितनी सीटें थी? अतीत को जाने दीजिए, आज का देखिए। जो पिछली बार गठबंधन हुआ था उसमें हमें लगा कि कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन करके कोई हमारे साथ लाभप्रद सौदा नहीं हुआ और हमें उसका अच्छा नतीजा नहीं मिला। हम उससे परिणाम लेकर के इस बार हमने ये तय किया है कि हम पूरा चुनाव अपने दारों में। एक बात बताइए, जब बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और दूसरी तरफ आप अलायंस के साथ भी नहीं आ रहे हैं ताकि बीजेपी मुक्त भारत बनाए। रमन जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस की बहुत स्पष्ट विचारधारा है। 2 अक्टूबर को जिस दिन कांग्रेस रामधुन गाते हुए पूरे देश में अहिंसा का संदेश दे रही थी, उस दिन दिल्ली में किसानों पर बार लाठीचार्ज हुआ। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये अहिंसक नहीं, आप उसको डिबेट को उधर मत ले जाइए। मेरा कहना ये है कि आपको बुलाया नहीं गया, योगी जी के आपको बुलाया नहीं गया या आप आए नहीं गठबंधन में? हम नहीं आए। मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस का शुरुआत से ये कहना था कि जो समान विचारधारा की लड़ाई में लोग आगे आना चाहते हैं। रमन जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। ये योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट जी, उनको बार बार उनके नाम से पुकारा जाए। मैं बार बार ये निवेदन करूंगी कि नाम बदलने का वो बहुत शिगुफा छोड़ते हैं। अपना नाम वो स्वयं याद कर लें। नहीं, हम बराबर याद दिलाते हैं। नहीं पुकारा जाए, योगी आदित्यनाथ क्यों बुलाया जाए? उनको क्यों बुलाया जाए? नाम से फेमस है, योगी आदित्यनाथ के नाम से फेमस है। अब वो वहां पीठ के महंत नहीं रहे हैं, अब वे मुख्यमंत्री हैं, एक सियासी व्यक्ति हैं। नहीं तो नाम क्यों बदलेंगे? शुद्ध सियासी व्यक्ति क्यों नहीं बदला जाए? नाम से उनकी पहचान क्यों? जब मुगल सराय का उनका नाम है, आप कैसे बदलेंगे ये बताइए? उनका नाम है, आपने आपको क्या आता है उनके नाम को बदलने का? उनका मूलतः नाम वही है। ये बताइए, ये सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है आपके पास? नहीं, सर्टिफिकेशन की बात क्या है? नहीं, ये मुद्दा कहाँ से आया? ये तो मुद्दा है ही नहीं, हम तो दूसरी बात कर रहे हैं। बराबर रमन जी उसी नाम से उनको पुकारते हैं। आज आपके पुकारने से थोड़ी होता है, ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा नहीं है ना। मुद्दा देखिए क्या है, आज मुद्दा ये बन रहा है कि वो कह रहे हैं, अजय सिंह बिष्ट जी कह रहे हैं कि ये गठबंधन अपवित्र है। उनके कहने से क्या कुछ पवित्र अपवित्र होगा? वो अपना जरा दामन झांक करके देखें। यानी ये गठबंधन पवित्र है ना? आप पवित्र मानती हैं ना? मैं पवित्र अपवित्र की बात नहीं कर रही हूं। मैं पवित्र अपवित्र की बात नहीं कर रही हूं। उनकी भाषा पे आप देखिए, एक मुख्यमंत्री क्या भाषा पे बात करिए। क्या लेके जाएगी जनता के बीच में? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कांग्रेस विकास के मुद्दों को लेकर के देखिए रमन जी, क्या हो रहा है कि बराबर बातें कही जा रही हैं, बातों को बराबर कहा जा रहा है। अगर आपको जी आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। देखिए रमन जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है। नहीं, फरहाद जी, मैं बात पूरी कर दूं। यहाँ पर बात विचारधाराओं की हो रही है। जो बात आज मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि ये गठबंधन नहीं है और ये घुटना टेक नीति है, ये वो जाने, ये अखिलेश जी जाने, मायावती जी जाने, इससे हमको ताल्लुक नहीं। हमको इस बात से ताल्लुक है कि जो भी सरकार आए वो जनता का काम करे। आज खुदकुशी की एक लड़की ने जो रेप से पीड़िता थी, आज कुंभ में स्नान किया जा रहा है। वो गंगा जो एनजीटी की रिपोर्ट कहती है, ये समर्पण कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल समर्पण नहीं है, कैसे कहेंगे हम? मैं आपसे बात, अभी जैसे कि एक बसपा के लीडर ने लगा दिया बहन जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए, हिम्मत है कोई लगा दे समाजवादी का? अगर है हिम्मत तो लगा के दिखा दे। और कितने भाई उनके भारतीय जनता पार्टी में, कितने भाई हैं?
और ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। मेरे पास सूत्रों से खबर भी आने लगी है कि ये सिर्फ राहुल जी को रोकने की तैयारी चल रही है और कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जिन्होंने उनको बचाया था, उनका बेटा असली में भतीजा हुआ करता था, शायद आज नहीं है। चलिए हरीश श्रीवास्तव की तारीफ करते हैं। हरीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आप में से जिसको भी कोई रिएक्शन देना हो आप बोल सकते हैं, अपनी बारी का इंतजार मत कीजिएगा। हरीश जी, मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि बीजेपी की जो वादा खिलाफी है उसको ये मुद्दा बनाएंगी और उसी चीज को लेकर जनता के बीच में जाएंगी। इस पे आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, मायावती जी की बात अलग है, सत्ता से दूर हैं तो सब जगह उनको वादा खिलाफी नजर आएगी। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो वादा देश की सम्मानित जनता के साथ किया था, उन्होंने जिस दिन पार्लियामेंट में प्रवेश किया था उसी दिन उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित होगी। तो जितनी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं वो इस देश के दलित, गरीब, किसान, मजदूर, युवा उनको समर्पित है। उनके कल्याणकारी भाजपा प्रवक्ता आपकी बात आज आप मकर संक्रांति के दिन कह रहे हैं, आज को मकर स्नान हो रहा है, आज भी आप झूठ बोल रहे हैं, आज भी आप झूठ बोल रहे हैं, नवाब देंगे आज इस अपने जो कहा है विश्व के लोग आकर लगाएंगे। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे भारत की सम्मानित जनता से उसको पूरा करने का काम किया है। कोई काम नहीं किया है 2 करोड़ नहीं, हमने तो 15 करोड़ करेंगे, हमने तो 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। दूने करेंगे, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। खुश होना चाहिए, आप लोगों को 15 करोड़ लोगों से ज्यादा आपको खुश होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान चल लिया, उत्तर प्रदेश बी प्लान कर दिया। बहन जी को देखिए प्रधानमंत्री कहने लगे लोग, तुम्हारा ये आपकी तो नीति थी राहुल जी को कमजोर करने के लिए। अब तो आप कुछ होंगे ना, जमानतें नहीं बचेंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। समाज पार्टी। अच्छा एक बात बताइए उस्मानी साहब, ये बताइए, अच्छा उस्मानी साहब ये बताइए अगर गठबंधन को लेके रमन जी बोलिए ये जो लोग हताश, निराश, परेशान है, हताश निराश तो आप हैं, जो हताश निराश तो आप परेशान हो रहे हैं। आज जब दबे कुचले समाज लोगों की है के लोगों जो एकदम हताश हो गए, ये उनकी घबराहट का नतीजा है। पेट में दर्द क्यों हो रही है? धैर्य नहीं है, पेट में दर्द क्यों हो रही है? हमारे गठबंधन को बेमेल गठबंधन बता रहे हो, इसलिए आतंकवादियों से समझौता करते हो, उनको ले जाकर ये हो रहा है, उनको ले जाकर के विदेश में छोड़ के आते हो। गठबंधन को आपने गलत किया था, गठबंधन तो आपने घबराहट में महबूबा मुफ्ती से किया। अच्छा सुनिए, गठबंधन तो आपका बेमेल था। अच्छा उस्मानी साहब बोलिए। हमारे नेता ने समाज के ये बता दीजिए हरीश जी कि किस तरीके से फरहत रईस खान का क्वेश्चन कर ले, उसके बाद आप करिएगा। फरहत जी के लिए अब तो उनके वोटों पे मुस्कान लाने के लिए गठबंधन किया है। आज आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है? चलिए फरहत भाई, आज आपके पेट में क्यों दर्द? फरहत जी की बात सुन लेते हैं। आज आपके पेट में क्यों? फरहत जी की बात सुन लेते हैं। रमन जी 15 लाख रुपए इन्होंने देने का वादा। चलिए फरहत जी की बात सुन लेते हैं, 2 मिनट हमारे पास है। किसानों की उपज का दूने पैसा हम देंगे, किसी को उन्हें जनता सबक सिखा देगी। ठीक है इन्होंने झूठे वादे किए, उन्हें जनता सबक सिखा देगी। इस झूठ का जवाब चलिए लास्ट 1 मिनट है हमारे पास, लास्ट 1 मिनट है, इनको देगी। चलिए लास्ट 1 मिनट है, लास्ट की 80 सीटों। अच्छा ये बताइए, एक मिनट उस्मानी जी सुनिए, आपसे सवाल, उस्मानी जी सुनिए, आप ही सवाल। एक बात बताइए, गठबंधन का उद्देश्य है कि आपके मुताबिक कि सेक्युलर फोर्सेस जितनी हैं और जितनी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं एक हो जाएं बीजेपी के खिलाफ। एक बात बताइए, कंटिन्यूअसली लगातार शिवपाल सिंह यादव की तरफ से ये बयान आता रहा लेकिन उनको गठबंधन के लिए नहीं बुलाया गया। कांग्रेस को भी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको कम से कम एक बार आपको बुलाना चाहिए था। चलिए कांग्रेस ने भी पहल नहीं की लेकिन एटलीस्ट आपको पहल करनी चाहिए थी। ऐसा है ना, उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश आप बीजेपी को खाली उत्तर प्रदेश में रोकना चाहते हैं? नहीं, आपका एजेंडा खाली उत्तर प्रदेश बीजेपी को रोकना है। अरे वोट परसेंटेज देख लीजिए, अगर हिंदुस्तान में कोई हराएगा मोदी को 10-10 तो वो राहुल जी है। ये
स्पष्ट कहीं वोट नहीं है है। और राहुल जी और को अभी कमजोर करने के लिए लोग बने अभी- हैं। अभी- बहन जी चलिए, पीछे के रूप में खड़े रह रही है, वहाँ दूसरों पे भी खबर है, मीडिया पे भी खबर आ रही है कि भारतीय जनता चलिए पार्टी देखिए को देखिए कर रही है, देखिए मुसलमानों का वोट लेने के उस्मानी लिए। जी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। देखिए उस्मानी जी, खाली आपका उद्देश्य खाली यूपी में बीजेपी को हराना है, आपका उद्देश्य खाली यूपी में बीजेपी को हराना है। चलिए चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू दीक्षित जी, आर्य उस्मानी साहब, फरहत रईस खान साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यही उठता है कि गठबंधन में जो महागठबंधन की जो शक्ल होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं थोड़े ईगो क्लैशेस के चक्कर में उतना बड़ा नहीं बन सका जितना बड़ा बन सकता था। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी जब तक घुटना टेक की अपनी नीति पर चलेगी, कुछ देर कुछ दूरी तक ही चल पाएगा।